Welcome back, guys. Let's continue with the radioactivity part. Okay, so in this particular session, I will try to cover entire radioactivity. What exactly is radioactivity? So, for that, you need to understand a simple principle. But before, let's go back into a story. Okay, so Berkwell करके एक बंदा था, Becquerel actually, and he was the first one who actually accidentally observed that there are some materials who actually naturally emit something outwards from them. Okay, so he called them Becquerel rays. वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहा था, और एक्चुअली एक्सपेरिमेंट जो था वो भी पता है, इट इज नोन एज ल्यूमिनेसेंस एक्सपेरिमेंट. तो वो ल्यूमिनेसेंस स्टडी कर रहा था, बट टिल दैट पर्टिकुलर, टिल हिज नॉलेज, और जहां तक वो जिस एरा में था वहां तक सबको इतना पता था कि आपको ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल को एक्साइट करना पड़ता है. बट जब वो यूरेनियम के साथ ये डील कर रहा था, यूरेनियम के साथ ये स्टडी कर रहा था, तो उसने नोटिस किया कि यूरेनियम को एक्साइट करने की जरूरत नहीं पड़ती. इनफैक्ट वो अपने आप अपने अंदर से ही यूरेनियम इज कॉन्स्टेंटली एमिटिंग सम काइंड ऑफ रेज, एंड दैट एक्चुअली प्रोवाइड सिंटिलेशन ऑन द स्क्रीन. सिंटिलेशन मतलब एक्चुअली स्क्रीन थोड़ा सा ऐसा चमकने लगता है, एक पैटर्न जैसा लिखने लगता है. तो ये किसने ऑब्जर्व किया था? ये बेक्वेरेल ने ऑब्जर्व किया था. लेटर ऑन some scientist came, actually, like she is like one of the most renowned scientist in physics and modern physics. यार उसके बारे में जितना बोलो कम है. मैडम है मेरी क्यूरी, आपने सुना होगा. 2 नोबेल प्राइज है उसके पास, 2 नोबेल प्राइज. एक उसके हस्बैंड के पास भी है कंबाइंड वर्क के लिए. हस्बैंड का नाम था पेरी क्यूरी. शी एक्चुअली गेव हर एंटायर लाइफ इन द रिसर्च ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. रेडियम एंड पोलोनियम आपने सुना ही होगा, उसने डिस्कवर किए 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. पहले सिर्फ यूरेनियम पता था, बट देन रेडियम के बारे में, देन पोलोनियम के बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज बताया, बहुत सारी चीजें बताई. शी वॉज सो डेडिकेटेड टू दिस वर्क दैट शी यूज टू कैरी रेडियम इन हर लैप पॉकेट. एंड लेटर ऑन, you know, as radioactivity is quite dangerous for human body. अगर आपने चर्नोबिल करके सीरीज है HBO का, वो नहीं देखा तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट फॉर यू टू वॉच. लाइक नॉलेज बहुत मिलेगा आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में, इसके बारे में. तो रशिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था. ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजंस एंड हायर अप्स का ऑर्डर, दैट पर्टिकुलर जब उसका टेस्टिंग चल रहा था चर्नोबिल का, तो उन्होंने मिस्टेक्स किए. एक्चुअली इंजीनियर्स करना नहीं चाहते थे, बट उनको करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, दे पॉलिटिकल प्रेशर एंड एवरीथिंग दैट मेड देम टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग. और उन्होंने जब ये गलती की तो उसके वजह से उसका रिएक्टर कोर फटा, जिसके वजह से बहुत सारे लोकेशन पे यूरेनियम फैला, एंड दैट कॉज्ड अ हेवी डिजास्टर नोन एज चर्नोबिल. तो कैसे उन्होंने चर्नोबिल को प्रिवेंट करने में किया, कैसे वो हुआ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी. सी न्यूक्लियर रिएक्शंस या फिर जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो अपने बॉडी के लिए डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली रेडिएशन छोड़ते रहते हैं. ओके, लेटर ऑन इट वाज फाउंड बाय रुदरफोर्ड दैट, मतलब फाउंड नहीं, हाँ मतलब फाउंड ही बोल सकते हो. ही डिस्कवर्ड दैट दीज आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन. मतलब सिर्फ सिंपल रेडिएशन नहीं निकलते, तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन होते हैं. एक को नाम दिया उसने अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा. अल्फा बीटा गामा के छालों ने बचपन जलाया. वाई दे आर कॉलिंग इट एज छाला ना? बिकॉज दे कैन लिटरली प्रोड्यूस छाला ऑन योर बॉडी, है ना. लाइक जो ये होता है ना, लाइक बर्निंग मार्क्स, वो बर्निंग मार्क्स क्रिएट कर सकता है, इतना डेंजर होता है वो. नॉट ओनली दैट, इट कैन एक्चुअली कॉज ल्यूकेमिया, दैट इज ब्लड कैंसर, एज वेल एज स्किन कैंसर. क्यों? क्योंकि जो रेज होते हैं ना, मोस्टली गामा रेज, they are actually have tremendous energy with them. तो जब भी ये एनर्जेटिक रेज या फिर एनर्जी आपके सेल्स में एंटर करता है, they can actually damage your cell. So once they damage your cell, it is possible कि आपके डीएनए के साथ खिलवाड़ हो. जब डीएनए के साथ खिलवाड़ होता है तो सेल अनइवनली म्यूटेट करना चालू करता है, अनकंट्रोल्ड म्यूटेट करना चालू होता है. माइटोसिस, मियोसिस आप बायोलॉजी में पढ़े ही होंगे. तो बेसिकली क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट उसके ग्रोथ को, सेल के ग्रोथ को रोकना मुश्किल होता है, एंड इट कॉजेस कैंसर. नॉट ओनली दैट, इट कैन बर्न स्किन, क्योंकि सेल्स जो आपका सेल्स है, स्किन के जो सेल्स है वो डेफिनेटली डैमेज होते हैं. एंड हेंस
जब वो मेरी क्यूरी अपने पॉकेट में कैरी करती थी तो लेटर ऑन आफ्टर फ्यू ईयर्स शी डाइड बिकॉज ऑफ द कैंसर. तो शी डिड नॉट फॉलो प्रोटोकॉल. उसका कैसा था कि वो टाइम पे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था. सेकेंड चीज़, उसको बाद में पता चल गया था कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअली डैमेजिंग माई बॉडी, बट शी वॉज सो फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट शी एक्चुअली केयर्ड मोर अबाउट साइंस देन हर लाइफ, वी कुड से. बट वो जमाने में नोबेल प्राइज मिलना, जिस जमाने में लड़का पता है शी नीड्स टू कन्वे दैट पर्टिकुलर मैसेज टू हर हस्बैंड. So that's how horrible the situation was that at that particular time. And even though that situation was this much horrific, still she was able to win 2 Nobel Prize. Okay, तो क्या क्या स्टोरी बताया. पहले तो बेक्वेरेल ने गलती से डिस्कवर किया कि there are some materials which actually without any excitation can produce scintillation effect, okay, और luminescence effect. luminescence नहीं, actually scintillation है. तो उसने क्या बोला कि ये मटेरियल है जो कुछ रेज छोड़ते हैं, उसको बेक्वेरियल रेज नाम दिया. देन मेरी क्यूरी आया, पेरी क्यूरी आया. इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्च किया मटेरियल लाइक रेडियम, पोलोनियम. दे गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट. बट देन रुदरफोर्ड वाज द वन हु एक्चुअली told other scientists that these rays are of 3 types, okay, and he gave them name alpha, beta, gamma. Okay, so let's try to understand what exactly alpha, beta, gamma rays are before we move on with the radioactivity, है ना. So let us try to study about different decays and different particle. First we need to understand what exactly alpha particle is, what exactly beta particle is, and what exactly gamma particle is. I am writing it as extra. The reason is very simple, because this particular difference is not in your textbook. Yeah, they have mentioned about alpha particle, they have mentioned about beta particles, and even they have mentioned about gamma particle. Gamma particle के बारे में तो आपको 11th में उन्होंने दिया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में, बट अल्फा बीटा गामा के बारे में इतना डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. But if you want to know about radioactivity and radioactive decays, you need to first understand from the basic. So let's talk about alpha particle, beta particle and gamma particle. Alpha particle is nothing but nucleus of a helium atom. Nucleus of a helium atom मतलब सर helium क्या होता है? Helium is like this in the format 2-4. तो अगर उसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते, हम लोग इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करते हैं. सो इनडायरेक्टली व्हेन आई से न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम एटम, आई कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट He2+. 2+ चार्ज क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं किया. बाय दिस लॉजिक यू कुड अंडरस्टैंड दैट अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट. मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्ड फॉइल, एट दैट टाइम मैंने बोला था कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है. वो क्यों होता है मैंने बोला था, मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा रेडियो एक्टिविटी के वक्त. ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन. तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं होता, या फिर अल्फा पार्टिकल जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. बट इन रियल लाइफ हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम डोनेट करता है, ऐसे समझो. तो जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. नेक्स्ट, बीटा पार्टिकल कौन से होते हैं? सो दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स. व्हाट आर पॉजिट्रॉन्स? सो दीज आर स्ट्रक्चर्स लाइक इलेक्ट्रॉन ओनली, बट ओनली थिंग इज दैट, मतलब उनका मास सेम होता है ऑलमोस्ट, but the only thing is that the charge will be different. Like for example, electron को negative charge देते हैं और positron को positive. Next, gamma rays are nothing but electromagnetic in nature with wavelengths ranging from 10⁻11 to 10⁻13 meter. ये gamma rays के बारे में बताया. EM waves होते हैं indirectly. Next, mass के terms में बात करेंगे तो since we are talking about He4 मतलब न्यूक्लियन कितने हैं? 4. इलेक्ट्रॉन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और होते भी तो भी मैं उसका मास इग्नोर करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता नहीं है. अभी आपको सिखाया था एक न्यूक्लियन का मास 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, सॉरी -27 होता है. तो व्हाट इज 1.6 इंटू 4? दैट इज 6.4 अप्रोक्सीमेटली. तो इसीलिए हीलियम का मास कितना हुआ? 6.4 इंटू 10⁻27. नेक्स्ट, बीटा पार्टिकल मतलब या तो प्रोटॉन बोलो या तो इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर पॉजिट्रॉन बोलो, दोनों का मास सेम होता है. दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31. एंड गामा रेज के लिए, सिंस गामा रेज आर लाइक लाइट रेज ओनली या फिर फोटोन रेज ओनली, वी से दैट देयर रेस्ट मास इज 0. ऐसा क्यों बोलते हैं ना? क्योंकि अगर समझो आपने गामा को मूविंग कंसिडर किया तो उसके पास मोमेंटम होता है. ओके, और अगर मोमेंटम हो रहा है तो इनडायरेक्टली मास उसके पास आ जाता है. दैट मीन्स जो एनर्जी है
वो सम वे और अनदर सम अमाउंट में मास में कन्वर्ट होती है। बट जैसे वो रुकता है तो उसका वेलोसिटी जीरो होता है, एंड वेलोसिटी जीरो होने की वजह से मास भी जीरो होता है। इसीलिए जब भी आप गामा रेज या फिर लाइट के बारे में बोलोगे, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि लाइट का मास जीरो होता है, आप बोलोगे कि लाइट का रेस्ट मास जीरो होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। चार्ज क्या है? 2 प्लस है। एक प्लस का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹, 2 चार्जेस है तो 3.2 इंटू 10⁻⁹। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? बीटा पार्टिकल अगर समझो प्रोटॉन है, सॉरी प्रोटॉन क्यों बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज आएगा, -1.6। अगर पॉजिट्रॉन है तो प्लस आएगा। नेक्स्ट गामा रेस, ये तो फोटोन होते हैं और फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो जीरो चार्ज। वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी देखने जाओगे तो डेफिनेटली गामा रेज लाइट रेज है, लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में, सो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बीटा रेज का स्पीड इज अप टू फ्रॉम 3% टू 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि बीटा पार्टिकल में जो पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं उसका मास बहुत कम होता है, तो उसका जो स्पीड होगा दैट विल बी 3% टू 99% ऑफ, मतलब इसमें से कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बट दैट टू इज टू फास्ट। Next talk about velocity of alpha particle. It is in the range between 1.4 into 10⁻⁷ to 2.2. ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। Let's move on. अच्छा ये याद रखो 3 into 10⁸. Let's move on. Deflection by the electric and magnetic field. What do you mean by this point? अगर समझो आपके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका प्रोटॉन या फिर कोई चीज मूव कर रहा है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है कि समझो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव जा रही है, करेक्ट, एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करेगा? पॉजिटिव फील्ड की तरफ। सो यू विल नोटिस दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली गेटिंग डिविएटेड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। एक्चुअल में वो सीधा जाना चाहिए था बट वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो जाता है। सेम थिंग हैपन फॉर पॉजिट्रॉन बट इट एक्चुअली मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन क्योंकि चार्ज अपोजिट है। Same thing happens for proton, it actually gets deflected by electric and magnetic field। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। But if I cannot talk the same for gamma rays because gamma rays are actually charge neutral, as they are charge neutral, तो उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से there won't be any kind of deviation। पेनिट्रेटिंग पावर के टर्म्स में अगर बात करेंगे तो पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा, तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है आपका अल्फा पार्टिकल, सॉरी गामा पार्टिकल का, उसके बाद आता है बीटा पार्टिकल, उसके बाद अल्फा पार्टिकल। सो पेनिट्रेटिंग पावर के टर्म्स में गामा पावर सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, दे कैन पेनिट्रेट 1000 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज, एंड बीटा रेज कितने पेनिट्रेट करते हैं? 100 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज। तो अल्फा रेज को लोएस्ट पैरामीटर कंसिडर करके उससे कंपैरेटिवली हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट किए। Let's talk about ionizing power. What exactly ionization? So when a charged particle pass through gases, it actually separates their protons and electrons. समझो एक गैस है, let's talk about hydrogen gas. तो जब हाइड्रोजन गैस से कोई और पार्टिकल पास करता है, इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है, तो वो क्या करते हैं कि वो हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो जो अल्फा पार्टिकल है उसका आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। अगर बीटा पार्टिकल को लोएस्ट कंसिडर किया या फिर बीटा पार्टिकल को एक पैरामीटर कंसिडर किया कंपैरिजन के लिए, देन 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बीटा पार्टिकल। एंड व्हाट अबाउट अल्फा पार्टिकल? तो अल्फा पार्टिकल से लेस होगा। देन फोटोन का क्या होता है? फोटोन एक्चुअली इज एबल टू आयोनाइज गैस बहुत लो एक्सटेंट में। अभी तुम लोग बोलोगे सर चार्ज नहीं है तो कैसे पॉसिबल है? तो फोटोन के पास एनर्जी है। तो क्या होता है जब भी गैमा रेज पास होते हैं, इट इज पॉसिबल दे एक्चुअली प्रोवाइड दिस एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल दे, या फिर सॉरी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकाले, और इनडायरेक्टली क्या मिले आपको? आयोनाइजेशन। लेट्स टॉक अबाउट रेंज, कि कितने दूर तक वो जा सकता है। सो रेंज अल्फा पार्टिकल का बहुत कम होता है। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, अल्फा पार्टिकल आपके स्किन को भी पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। सो अल्फा पार्टिकल आर वेरी वेरी लेस हार्मफुल फॉर आवर बॉडीज। अगर आप एयर की बात करो तो वो 3 to 10 सेंटीमीटर ट्रैवल कर सकते, बस उतना ही। 3 to 10 मतलब बहुत कम हुआ रेंज, समझो, कोशिश करो। एंड 0.01 मिलीमीटर इन एल्यूमिनियम। अगर यही चीज मैं बीटा पार्टिकल के टर्म्स में बात करूं तो बीटा पार्टिकल 5 मिलीमीटर जा सकते हैं। कंपेयर करो 0.01 का और 5 मिलीमीटर का, बहुत ज्यादा है। एंड लेड में
1 mm जा सकते हैं। ये तो छोड़ दो, आपको गामा रेज पता है क्या? गामा रेज 10 सेंटीमीटर ऑफ आयन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर स्केल पे देखो कितना थिक होता है, और उसको पेनिट्रेट करते हैं। दैट इज वाई गामा रेज कैन एक्चुअली पेनिट्रेट अवर ह्यूमन बॉडी वेरी इजीली। ओके, तो अभी थोड़े से डीके के मोड्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कौन से डीकेज अवेलेबल है। पहला डीके अल्फा डीके, जिसमें हीलियम बाहर निकलता है। ओके, लेट्स ट्राई टू सी द जनरल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो मेरे पास एक एक्स करके एलिमेंट है, जब भी उसमें से हीलियम बाहर निकलेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा डीके, तो वो क्या करेगा, जो ए है ओरिजिनल एटम का, वो 4 से कम करेगा, क्योंकि हीलियम में 4 होते हैं ना न्यूक्लियॉन्स, तो हीलियम 4 न्यूक्लियॉन्स बेसिकली चोरी करेगा ओरिजिनल एटम के। नॉट ओनली दैट, 4 न्यूक्लियॉन मतलब 2 प्रोटॉन भी आए तो उसका भी देखो यहाँ पे इंडिकेशन मैंने कर दिया। अभी सीन क्या होता है, आपने मास नंबर ही चेंज कर दिया तो डेफिनेटली मटेरियल चेंज हो गया, मतलब आपको दूसरा सब्सटेंस मिलेगा। तो अगर एक रिएक्शन के साथ इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, सो लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम 90 to 238 है ना, इसका अगर हम लोग ने अल्फा डीके देखा तो समझो एक हीलियम चला गया, 238 से 4 कम हो गए तो 234 हो गया, 92 से 2 कम हो गए तो 90 हो गया। दिस इज अवर थोरियम। देखो पूरा का पूरा नया एलिमेंट मिला कि नहीं? यस। जिससे वो ओरिजिनेट हुआ उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, एंड जो नया वाला चीज बना है उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। इसको क्या बोले? पेरेंट। इसको क्या बोले? डॉटर, है ना। और ऐसा नहीं कि एक ही डॉटर प्रोड्यूस हो, देयर माइट बी अ चांस ऑफ डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियाई। ये सारी चीजें होती है। और ये छोड़ के जो एक्स्ट्रा चीजें बचती है उसको रेसिड्यूअल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये डॉटर न्यूक्लियाई हुआ और ये रेसिड्यूअल हुआ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट डीके, बीटा डीके। अभी बीटा डीके के 2 टाइप है, एक है बीटा प्लस डीके जिसमें पॉजिट्रॉन निकलता है, और एक है बीटा माइनस डीके जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। मुझे जानबूझ के यहाँ पे लिखना पड़ा फ्रॉम न्यूक्लियस, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब ऑर्बिट का निकल रहा है। अरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलने से रेडियो एक्टिव कंसेप्ट नहीं आता। रेडियो एक्टिव कंसेप्ट कब आता है? जब तेरा इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी सब्सटेंस है वो न्यूक्लियस के बाहर निकलना है। तो न्यूक्लियस के बाहर निकलने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में प्रेजेंट होना जरूरी है। लेक्चर के स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली डू एग्जिस्ट इनसाइड द प्रोटॉन एंड इनसाइड द न्यूट्रॉन। आपको बिलीव नहीं होगा बट होते हैं वो। तो अभी क्या होता है कि वो प्रोटॉन के अंदर के बाहर निकल जाते हैं। पहले बीटा प्लस डीके के बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, यू गेट अ बीटा प्लस पार्टिकल, करेक्ट। तो बीटा प्लस के जाने से एक्चुअल में जो आपका Z का वैल्यू है ना, जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई का होगा, वो Z-1 होगा। अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मान के चलो मेरे पास सोडियम है और सोडियम से बीटा प्लस एमिट हो रहा है, तो उसका A का वैल्यू सेम रहता है। बट एज यू मे नोटिस 11 का 10 हो गया, मतलब Z का वैल्यू 1 से ड्रॉप हो रहा है। ऐसा कैसे हो गया रे? मतलब A का वैल्यू सेम बट Z का वैल्यू ड्रॉप। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक जो प्रोटॉन होता है वो प्रोटॉन गायब नहीं होता, बल्कि वो प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करके देता है, या फिर न्यूट्रॉन में वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब समझे क्या हुआ? यहाँ पे 11 प्रोटॉन थे, इसमें से एक प्रोटॉन ने अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया। तो अगर आप ऐड करोगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो एडिशन तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, बट अगर आप सिर्फ प्रोटॉन देखोगे तो वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन ने अपने आप को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया। साथ ही साथ आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, तो ये न्यूट्रिनो है। देखो सिर्फ बीटा प्लस बाहर नहीं निकल सकता, बिकॉज अदरवाइज सिर्फ बीटा प्लस निकल रहा है तो जिससे वो निकला वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो पैकेज के साथ बाहर निकलता है। क्या निकलता है? पैकेज के साथ बाहर निकलता है। सो दैट मीन्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे आपको नोटिस कर, यहाँ पे आपको समझ जाएगा कि क्या होने वाला है गाइस। यहाँ पे न्यूट्रिनो पैकेज के साथ निकलता है। ये सब चीजें क्यों होती है? टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द सिस्टम। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। अभी आगे चल के कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे गाइज? हम लोग बीटा माइनस डीके देखेंगे। अभी बीटा माइनस डीके में क्या होता है वो देखो गाइज। तो बीटा माइनस डीके की जब मैं बात करता हूं तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन निकलता है। अभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Z का वैल्यू कम नहीं होगा, Z का वैल्यू बढ़ेगा, और साथ ही साथ एक एंटी न्यूट्रिनो। मतलब जब बीटा प्लस होगा तो न्यूट्रिनो, बीटा माइनस तो एंटी न्यूट्रिनो। क्यों? टू स्टेबलाइज द सिस्टम, सिंपल रीजन। ओके, एक एग्जांपल बात करते हैं। कार्बन है,
कार्बन से समझो बीटा माइनस निकल रहा है तो आपको नाइट्रोजन मिलता है क्योंकि 6 का 7 हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। उसमें क्या था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। दिस इज हाउ एवरीथिंग हैपेंस। तो मैंने 3 बहुत खूबसूरत रिएक्शन भी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट गामा डीके। गामा डीके ना बहुत फन चीज है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एटम है ना, एटम वो एक्साइट हो जाता है। मतलब देखो यहाँ पे भी यूरेनियम एक्साइट ही हो रहा था, बट क्या हो रहा था, वो इतना ज्यादा एक्साइट हो रहा था कि वो अपने अंदर से फेंक के मार रहा था चीजों को। लाइक थोड़ी हीलियम तू जा, अभी इलेक्ट्रॉन तू जा, अभी न्यूट्रॉन तू जा, ऐसे ऐसे मतलब फेंक के मार रहा था चीजों को। बट गामा डीके में क्या होता है, जब एटम एक्साइट होता है तो वो इतना ज्यादा एक्साइट नहीं होता कि चीजों को फेंक के मारे। इंस्टेड इट जस्ट गेट सफिशिएंटली एक्साइटेड एंड देन व्हेन इट कम्स टू द लोअर स्टेट इट रिलीजेस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन। उसी को बोलते हैं गामा रेडिएशन। तो जब मैं अल्फा बीटा डीके की बात करता हूं तो एक्साइट इतना ज्यादा होता है वो कि वो चीजों को या फिर प्रोटॉन्स एंड वो सारी चीजों को एमिट करना चालू कर देता है। बट जब गामा डीके की बात होती है तो वो सिर्फ एक्साइट इतना होता है कि वो जब ओरिजिनल स्टेट पे रीगेन करने की कोशिश करे या फिर ओरिजिनल स्टेट पे आने की कोशिश करे, देन एट दैट टाइम इट विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ पे जो स्टार है ना, ये स्टार इंडिकेट करता है कि दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन एक्साइटेड स्टेट। कैसे स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके लिए, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा नहीं है, ये सिलेबस का ही है तो मैंने एक्स्ट्रा हटा दिया, बट ये एक्स्ट्रा टॉपिक रहेगा आपके लिए। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? लेट मी एक्सप्लेन। अभी रियल लाइफ में आपको बहुत ऐसे कम एलिमेंट्स मिलेंगे जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे है मतलब यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारे। बट उनको लाइक आपको हासिल करना भी मुश्किल है, बहुत कम मिलते हैं वो चीज़ें। तो अगर आप वो रेयर चीज़ है देन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, परमिशन लेना पड़ता है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है आपको यूरेनियम के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको पता है यूरेनियम से बॉम्ब बनता है ना, फ्यूजन रिएक्शन यूज करके वी कैन एक्चुअली मेक बॉम्ब, फिजन एक्चुअली, सॉरी फ्यूजन नहीं, तो हम लोग बॉम्ब क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई वेपन ग्रेड यूरेनियम को हासिल करना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल ग्रेड यूरेनियम को भी मतलब इट्स लाइक कि इट्स प्रिटी मच हेक्टिक प्रोसेस। एंड टू अवॉइड दैट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग। उन्होंने बोला चल तेरे को यूरेनियम नहीं देना है ना, मैं अपना खुद का रेडियो एक्टिव एलिमेंट तैयार करेगा, मैं खुद रेडियो एक्टिव एलिमेंट तैयार करेगा। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। हाउ कैन इट बी अचीव्ड? मान के चलो अपने पास एक एल्यूमिनियम का एटम है, आई एम गोइंग टू बम्बार्ड दैट एल्यूमिनियम का एटम विद अल्फा पार्टिकल। एज सुन एज आई डू दैट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, this aluminium this aluminium gets converted into unstable phosphorus। ऐसा क्यों हुआ? देखो 27 और 4 कितना होता है, तो दैट विल बी 13 एंड 2 कितना होता है, दैट विल बी 15। बेसिकली ये इसके न्यूक्लियॉन्स ऐड हो जाते हैं एल्यूमिनियम में। सो एज सुन एज दिस पर्टिकुलर थिंग हैपन, दिस बिकम्स हाईली अनस्टेबल एंड एज इट इज अनस्टेबल है, एक न्यूट्रॉन रिलीज किया जाता है सिस्टम से, और ये नेचुरली हो रहा है। न्यूट्रॉन को आपको निकालना नहीं पड़ता, वो अपने आप निकाल देता है स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो ये 13, 50, 15 हो गया, एक न्यूट्रॉन निकल जाता है। बट यहाँ पे अगर आपको लगा कि आपका स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया तो ठीक है, इट इज कंपेरेटिवली स्टेबल देन दिस वन, बट इट इज स्टिल अनस्टेबल। मतलब इट्स लाइक अभी ये रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तो रेडियो एक्टिव में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो क्या होगा, ये पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर नियूक्लियाई एंड रेसिड्यूअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है सिलिकॉन में एंड इट गिव्स अस बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन छोड़ता है और उसके साथ क्या छोड़ता है, ये कौन सा पार्टिकल था, न्यूट्रिनो। करेक्ट गाइस, दिस इज व्हाट वी गेट। ये था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आई होप आपको ये टॉपिक समझा है। मुझे पर्सनल लेवल पे अगर पूछोगे तो मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद आता है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्यों पता है? क्योंकि जो अपने प्रॉब्लम्स थे, अपने को नहीं पता था ना कि कैसे चीज़ें मतलब कैसे यूरेनियम को कवर करे, कैसे लाए, तो वो सारे प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के वजह से सॉल्व हो गए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। अभी ये क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एंट्रांस में आते हैं इसीलिए कवर कर रहा है, और अभी फ्रेश टॉपिक है इसीलिए डायरेक्टली न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। मान के चलो अपने पास एक मटेरियल है दैट इज X23892। इट रिलीजेस 3 अल्फा पार्टिकल, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 10 गामा पार्टिकल्स। डिटरमाइन न्यू एलिमेंट। मतलब ये एक्चुअली क्या कर रहा है, इट इज गोइंग अंडर रेडियो एक्टिव रिएक्शन एंड whenever it is going under radioactive decay, it is actually emitting 3 alpha particle,
4 इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल बीटा माइनस एंड 10 फोटॉन्स। तो मुझे ये डिटरमाइन करना है कि ये न्यू एलिमेंट कौन सा होगा। अभी आपको अगर याद है एक अल्फा पार्टिकल जाएगा तो ए का वैल्यू 4 से कम होगा, जेड का वैल्यू 2 से। तो 3 अल्फा पार्टिकल जाने के बाद कितने से कम होगा, तो 4 3 12 मतलब ए का वैल्यू 12 से कम होगा एंड 2 3 6 मतलब जेड का वैल्यू 6 से कम होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 238 92 को 12 से कम किया एंड जेड को 6 से कम किया। तो 238 माइनस 12 विल गिव यू 226 and 92 minus 6 will give you 86. Now once it is done, let's talk about 4 इलेक्ट्रॉन का रिलीज। तो जब बीटा पार्टिकल रिलीज होता है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन, और अगर समझो सिर्फ वो बीटा पार्टिकल बोल रहे हैं, उन्होंने ना बात की बीटा प्लस की ना बात की बीटा माइनस की, तो ऐसे सिचुएशन में सर हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में ऑलवेज प्रेफर बीटा माइनस डी के, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो अभी समझो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो जेड का वैल्यू 1 से प्लस हो जाता है, ए का वैल्यू इंटैक्ट रहता है। तो अगर समझो 4 बीटा पार्टिकल की बात हो रही है तो जेड का वैल्यू 1 + 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 4 से बढ़ेगा, ए का वैल्यू एज इट इज। तो ये जो अपना 226 आया है उसका ए का वैल्यू एज इट इज रखो, बट जो 86 आया है उसको 4 से बढ़ाओ, सो दैट विल बी 90। एंड गामा क्या करता है, गामा कुछ नहीं करता है, वो जस्ट एनर्जी रिलीज करता है, इट डज नॉट चेंज इन टर्म्स ऑफ protons and neutrons, and that is why there will be no changes because of gamma. So आपका फाइनल एलिमेंट क्या हुआ, आपका फाइनल एलिमेंट हुआ 226 x 90। तो जो बाकी सारी चीजें थी वो जस्ट आपको एड़ा बनाने के लिए थी। ओके, let's try to solve 2 questions related to this particular topic. Like ये मतलब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये नीट 2020 के क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा ध्यान दो। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, मतलब किसके लिए बोर मॉडल वर्क नहीं करता। तो बोर मॉडल तभी वर्क करता है जब एटम्स विथ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब समझो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के सराउंडिंग में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। सो बोर के लॉज विल डेफिनेटली वर्क फॉर देम। लेट्स टॉक अबाउट सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम। इसका मतलब क्या होता है कि हीलियम के सराउंडिंग में एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाल दिया, इसीलिए हीलियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया। सो दैट मीन्स हीलियम नाउ हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। सो दिस यहाँ पे भी चल जाएगा। ड्यूटेरॉन में क्या होता है, ड्यूटेरॉन में एक ही प्रोटॉन होता है, भले ही वो न्यूट्रॉन चेंज होने दो, बट प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन एक ही होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, एक ही होगा। सो इवन फॉर ड्यूट्रॉन या फिर ड्यूटेरॉन दिस पर्टिकुलर थिंग विल वर्क। नाउ व्हाट अबाउट सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम। देखो गाइज, अगर नियॉन की बात करें तो नियॉन के आउटर शेल में मोस्टली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्टली क्या होते ही है। अगर उसको आप नियॉन प्लस ले रहे हो दैट मीन्स उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया बाहर कहीं पे, बट फिर भी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना। एंड एज इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर बोर्स का पोस्टुलेट कैन नॉट बी अप्लाइड। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Let's try to solve next question. Find energy equivalent of 0.5 gram of a substance. एनर्जी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप यूज करोगे फॉर्मूला ऑफ E = mc²। सिंपल फॉर्मूला है, मास है 0.5 ग्राम, उसको मैंने केजी में कन्वर्ट किया, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻³ c इज द स्पीड ऑफ लाइट, डन विद दैट। तो आपको एनर्जी कितना मिला, आपको एनर्जी मिला 4.5 × 10⁻13 जूल। नाउ सी दिस पर्टिकुलर थिंग गाइज, इतना इजी क्वेश्चन नीट में आया था। इनफैक्ट ये ऊपर वाला भी इजी था, खाली आपको ये लॉजिक मालूम होना चाहिए। ओके, ये अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। लेट्स डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप 23592 is bombarded with a neutron, it generates 8936 krypton, 3 neutrons and what? ऐसे पूछा है आपको। मतलब आपको गेस करना है कि जब यूरेनियम एलिमिनेट करता है या फिर यूरेनियम न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड होता है तो रिमेनिंग एटम क्या होगा। तो मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे रिमेनिंग मतलब रिएक्शन लिखा, यूरेनियम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया तो एक उन्होंने बोला है क्रिप्टॉन मिलता है, क्रिप्टॉन लिखा। 3 न्यूट्रॉन तो 3 न्यूट्रॉन लिखे। ओके, न्यूट्रॉन में प्रोटॉन 0 होता है ना, तो इसीलिए 0 है, प्लस ये अननोन है, ये निकालना है अपने को। नाउ आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि एंट्रेंस में बहुत काम आएगा कि ये जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं ना, दे ऑलवेज ओबे कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब जितने न्यूक्लियॉन्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में होंगे। सिमिलरली जितने प्रोटॉन लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही प्रोटॉन राइट हैंड साइड में होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, पहले ये
प्रोटॉन्स को चेक करते हैं। तो 92 प्लस 0, 92 प्लस 0 देखा, ऐड किया मैंने। अब इसको इक्वेट किसके साथ करूंगा, 36, 0 एंड z। बट यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो आई विल राइट इट एज 3 इंटू 0। सो 36 प्लस 3 इंटू 0 विच इज 0 प्लस z। तो यहाँ से सॉल्व करके z का वैल्यू 56 आया। अभी 56 का एक ही चीज है, तो बेरियम इज द करेक्ट आंसर। बट अगर मान के चलो एक और एलिमेंट होता जिसका 56 वैल्यू है, तो ऐसे केस में आपको अपर जो वैल्यूज है न्यूक्लियॉन्स, उनको भी इक्वेट करना है। तो दैट मीन्स 235 प्लस 1 इक्वल्स टू 89 प्लस 1। बट अभी यहाँ पे कितने 3 है, तो 3 टाइम्स 1 प्लस a, तो यहाँ से a 144 एंड दिस एश्योर्स अस अ वैल्यू। ये जो लॉ है ना, इसी लॉ का नाम क्या सिखाया मैंने आपको, दिस लॉ इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। That's it for this session, guys. I hope you have enjoyed the session. Let's meet in the next